फाइनली जो मेजर इशू थी इस बाइक की वो सॉल्व हो गई है। कैसे सॉल्व हुई है और कितना सॉल्व हुआ है इसके बारे में बात करेंगे। और भी बहुत सारे सवाल हैं आपके जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में मिलते हैं FZ25 से रिलेटेड, उन सभी के बारे में आप बात करने वाले हैं आज। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हेलो एंड वेलकम टू ऑल द व्यूअर्स ऑन आवर यूट्यूब चैनल बाइकर स्कोर सीट। और इसके बाद है हमारे चैनल का इंट्रो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी जो सॉर्ट आउट हो गई है, एंड दैट इज ऑलमोस्ट लाइक 90% सॉल्व हो चुका है। सो थर्ड सर्विस हो गई इस बाइक की। 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है ये, अराउंड 10,200 के आसपास चल चुकी है बाइक। और इसकी मैंने थर्ड सर्विसिंग करवाई एंड यू नॉट बिलीव कि थर्ड सर्विस होने के बाद इसकी गियर शिफ्टिंग ना बहुत अच्छी हो गई है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो गई है पहले से। अगर मैं कंपेयर करूँ तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बटर स्मूथ हो गई है, बट स्टिल पहले से काफ़ी बेहतर अब हो चुकी है। अब वो हेडेक मुझे नहीं लग रहा। अगर मैं भीड़ में भी चला रहा ना, ट्रैफिक में भी चला रहा, गाड़ी खड़ी भी है, बट स्टिल कोई इशू ऐसा नहीं होता है। जो पहले गाड़ी के गर्म होने पे थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती थी, थोड़ी बहुत क्या बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी, अब वो नहीं आ रही है मुझे। हार्डनेस है उतनी जितनी एक 250cc बाइक में होनी चाहिए। बहुत स्मूथ नहीं है, बट अब वो इरिटेटिंग प्रॉब्लम दूर हो चुकी है। अब इसके बाद शुरू करते हैं कुछ आपके सवाल और उनके जवाब, जो कि कमेंट सेक्शन में कई बार पूछा गया है। तो सबसे पहला सवाल, जो कि सबसे ज़्यादा बार तो नहीं पूछा गया है, बट उसका जवाब देना मेरे लिए सबसे ज़्यादा आसान है। और वो सवाल ये है कि देती कितना है ये माइलेज। मैं इसको कंटिन्यू अभी सिटी में ही चला रहा, कोई हाईवे राइड कुछ नहीं कर रहा मैं। और अगर आपको दिख रहा हो तो आप देख सकते हैं इट्स 41.5। अभी जो मीटर कंसोल पे शो कर रहा है 41.5 है, तो दैट वुड बी अराउंड 41 या 40.5 की तो मुझे माइलेज मिल रही है। और कई बार मैंने चेक भी किया है, तो जैसे मैं ट्रिप को सेट कर देता हूँ 0 पे, फिर पेट्रोल डलवाता हूँ और फिर देखता हूँ कि कितना पेट्रोल खर्च हुआ है वापस इसको रिजर्व में आने में। और वो मुझे अराउंड जब मैं कैलकुलेट भी करता हूँ तो 41, 42, कभी 40, डिपेंडिंग अपॉन कि मैं किस तरीके से राइड कर रहा, कितनी भीड़ में जा रहा है, या सिंगल चल रहा है, डबल चल रहा है, किस तरीके से चल रहा है। सो ओवरऑल आई कैन टेल यू कि ईजिली 40 की माइलेज बड़े आराम से मिलती है सिटी में भी। जब मैं हाईवे पे ले जा रहा हूँ अभी भी इसको, तो अराउंड 42, 43 की माइलेज मुझे मिल जाती है। तो जो दूसरा सवाल जो मुझसे बार बार पूछा जाता है वो ये रहता है कि क्या आपकी बाइक में से कोई भी आवाज़ आती है टिक टिक की या टेपेट साउंड, कुछ भी ऐसा आता है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरी बाइक से 1 साल होने को है। 12 नवंबर को मैंने लास्ट ईयर खरीदी थी, 10,000 से ज़्यादा किलोमीटर चल चुकी है। नो सच प्रॉब्लम्स हैज अराइव्ड इन दिस बाइक। बट इस बाइक में देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं आई है, कोई भी साउंड जैसा ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा साउंड इंजन से नहीं आ रही है। मैं बता दूँ इसकी रीज़न क्या है, क्योंकि राइट फ्रॉम द स्टार्ट जब से मैंने ये बाइक खरीदी है, मैंने जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं, जितने भी गाइडलाइंस है इस बाइक को लेकर, उन सभी को मैंने फॉलो किया है। मैं बताऊंगा सबके बारे में कि क्या क्या ऐसी चीज़ें जो आप भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर अभी भी आपके बाइक में अगर वो साउंड आना स्टार्ट हो चुकी है, स्टिल आप उसको थोड़ा कम या फिर रिमूव भी कर सकते हैं, उसके बारे में बताऊंगा मैं। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट ऑल दोज प्रोटोकॉल्स जो कि मैंने फॉलो किए हैं बिल्कुल स्टार्टिंग से ही, जब से मैंने बाइक परचेज की है। सबसे पहली चीज़ क्या थी, जब भी आप नई बाइक लेते हो, फर्स्ट सर्विस होने से पहले इसको कभी भी 80-85 के ऊपर ना ले जाएं। अगर आप जैसे इसको 80-85 के ऊपर ले जाएंगे ना, तो फिर जरूर ये प्रॉब्लम आपको देगी आगे चल के। दूसरी चीज़ क्या है, ये हमें समझना पड़ेगा कि ये 250cc बाइक होने के बाद भी जिसका पावर आउटपुट है ना वो मिड रेंज का है, दैट इज अराउंड 20.8, 21 bhp से भी कम है। अगर हम पल्सर NS 200 की बात करें तो उसकी पावर आउटपुट इससे ज़्यादा है, जो कि 200cc बाइक है। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो बाइक है, इसकी जो इंजन है, उसकी ट्यूनिंग इस तरीके से की गई है कि ये बहुत ही टॉप स्पीड करने के लिए नहीं बनी हुई है। ये आपको एवरेज स्पीड पे ले जाएगी, माइलेज अच्छा देगी, कॉम्पैक्ट बाइक रखेगी, एक मैच्योर्ड बाइक है। तो मतलब क्या होता है इसका ये कि आप इसको रेस्ट ड्राइविंग में यूज़ ना करें। इफ़ यू विल यूज़ दिस बाइक फॉर द रेस्ट ड्राइविंग, तो इसका इंजन फिर आपको वैसा ही आउटपुट देना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि इंजन की ट्यूनिंग उस तरीके से नहीं की गई। तीसरी वजह बता दूँ जिसकी वजह से ये साउंड टेपेट की साउंड आने लगती है किसी बाइक में, वो ये रहती है कि अगर आपका इंजन बहुत ज़्यादा गर्म होता है तब ये प्रॉब्लम आती है। एक्चुअल जो रीज़न यही रहती है, अगर इंजन गर्म होने लगता है ज़्यादा तो ये प्रॉब्लम आती है। तो मैंने जो 2 रीज़न आपको शुरू में बताया ना, वो दोनों ही इसके लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे क्या होता है, आपने फर्स्ट सर्विसिंग से पहले अगर आप बहुत ज़्यादा रफ ड्राइव करने लगते हो इसे,
तो जो इंजन के अंदर के जो पार्टिकल्स हैं, जो एक्स्ट्रा मेटल रहता है, वो क्या होता है, वो फ्रिक्शन क्रिएट करता है और उसकी वजह से ज़्यादा गर्म होने लगती है इंजन, जितनी टेम्परेचर होनी चाहिए। एंड सिंस ये एयर कूलिंग पे ही इनफैक्ट वर्क करता है, जिसका ऑयल कूलिंग भी है वो सिर्फ मैं कहूँगा नाम ही के लिए ही है, क्योंकि फैन जैसा कुछ लगा नहीं हुआ, ना ही कोई मोटर लगा हुआ है। तो वो अपने आप ही अगर होता है तो होता होगा, नहीं तो ऐसा कुछ एडिशनल इसमें नहीं ऐड किया गया है। एंड इनफैक्ट यामाहा भी इसको एयर कूलिंग ही कहती है, ऑयल कूलिंग नहीं कहती है खुद भी, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप एक एयर कूल्ड बाइक को ज़्यादा रफ चलाएंगे तो उसका इंजन ज़्यादा जल्दी गर्म होना स्टार्ट करेगा। आप इस बात को समझना पड़ेगा कि एक बजट 250 सीसी बाइक है जिसकी कुछ लिमिटेशंस होंगी। यू कैन नॉट यूज दिस बाइक लाइक KTM 250 या डोमिनर 250 या सुजुकी जिक्सर 250। जब आप बहुत ही ज़्यादा गियर शिफ्टिंग इसमें करोगे ना, बहुत ही रैश ड्राइविंग करोगे, जैसे मैं आपको अभी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे मैं अभी चला रहा, ये कंट्रोल तरीके से मैं इस बाइक को चला रहा और जिसमें ये बाइक मेरे को अच्छी माइलेज भी देती है और कोई भी इशू, ये साउंड वाली इशू नहीं आती है। मैं इसी बाइक को अगर इस तरीके से चलाने लगूँ, ये देखिए, यहाँ कट मारा, ये किया और फिर ये ब्रेक लगा दिया और फिर मैंने बहुत तेज़ी से गियर डाउन किया और फिर आप ये कट मार के निकलने की कोशिश करोगे ना, ये चीज़ें हो जाएंगी पर ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं होंगी। अगर आप इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा अप्लाई करोगे इस बाइक पे तो प्रॉब्लम आएगी इस बाइक में, क्योंकि इस बाइक की इंजन उस तरीके से ट्यून नहीं की गई है। ये बाइक इस तरीके से चलाने के लिए बनी हुई है कि आप बिल्कुल इसको आराम से एक्सेलरेट करें, लंबी दूरियों तक ले जाएं, 100+ में ड्राइव करें, लेकिन रेट ऑफ एक्सेलरेशन थोड़ा आराम से करना होता है। बस अगर आपने वो कर लिया तो वो साउंड नहीं आएगी। इसके अलावा एक और चीज़ है जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं किया, और मैंने बहुत ही हमेशा से उसको फॉलो किया है कि जब आप मॉर्निंग में इस बाइक को निकालते हो ले जाने के लिए कहीं भी, जस्ट डू वन थिंग कि 30 से 35 सेकंड के लिए इसको कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दीजिए। स्टार्ट करके न्यूट्रल में लगे गाड़ी को खड़ी छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है कि जो भी ऑयल रहता है ना, इंजन ऑयल, क्योंकि रात भर आपकी गाड़ी खड़ी रहती है कहीं पर, तो पूरा इंजन ऑयल ना नीचे तली में जमा हो रहता है। तो जब आप इसको एकदम से आपने स्टार्ट किया और बहुत तेज़ भगाने लगे, तो फिर क्या होता है कि जो ऑयल होता है इंजन ऑयल, वो पूरे इंजन में अच्छे से फैला नहीं होता है और जिससे हीटिंग इशूज आने लगते हैं। तो जब भी आप इसको कहीं ले जाना चाहते हैं तो ज़रूर ये काम करें कि पहले 2 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए इस बाइक को कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दें। तभी पीने वालों में एक चाय, और उसके बाद बात करते हैं तीसरे सवाल की। आप खुद भी चेक कर सकते हैं कि इवन आफ्टर बीइंग ए 250 सीसी बाइक, इसकी जो टॉप स्पीड आती है वो अराउंड 130-135, उससे ज़्यादा नहीं जाती है BS6 में। सो यू कैन लाइक मैच इट विथ MT-15 एंड R15 फ्रॉम द हाउस ऑफ यामाहा इटसेल्फ। 155 सीसी की दोनों बाइक्स हैं और वो इसके इक्वल या इससे ज़्यादा ही टॉप स्पीड गेन कर लेती है। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि इंजन की ट्यूनिंग किस तरीके से की गई है। जो वो दोनों बाइक है वो परफॉर्मेंस बाइक के हिसाब से बनाई गई है। दिस बाइक हैज़ नॉट बीन मेड इन दैट वे। इस बाइक को बनाया गया है कि आराम से अच्छे से यूज़ करने के लिए। सो फाइनली इसके जो दो मैंने आपको बताया था कि अगर आपके बाइक में ये साउंड आ भी रही है तो आप उसको कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, उसके 2 तरीके हैं। पहली ये है कि लो फ्यूल पे ड्राइव ना करें इस बाइक को, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, जो 2-3 रीज़न है। दूसरी चीज़, अगर आप बहुत ही रैश ड्राइविंग के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं तो वो करना बंद कर दीजिए, क्योंकि इस बाइक की ट्यूनिंग उस तरीके से नहीं की गई है कि ये रैश ड्राइविंग को सपोर्ट करे। और एक और चीज़ जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं कि जब भी आप सुबह में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो 30 से 35 सेकेंड 1 मिनट के लिए कोल्ड स्टार्ट करके छोड़ दें। डेफिनेटली यू विल सी कि चेंजेस आएंगे आपका। अगर आपकी बाइक में अगर वो साउंड आ भी रही है तो उसमें चेंजेस आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप एक बार ट्राई करके देखिए इस चीज़ को। सो अब बात करते हैं तीसरे सवाल की जो सबसे ज़्यादा बार पूछा गया, एंड दैट इज़ कि व्हाट अबाउट द पिलियन कंफर्ट। तो पिलियन कंफर्ट के बारे में बता दो कि पिलियन कंफर्ट ऐसा है कि अगर आप शॉर्ट डिस्टेंस जाना चाहते हैं तो ओके है, पर अगर आप ज़्यादा लंबा ट्रैवल करते हैं पिलियन के साथ तो पिलियन के लिए अनकंफर्टेबल होगी ये बाइक, तब तक जब तक अपने सीट्स में कुछ चेंजेस न ला दें। पिलियन के लिए खास करके राइडर को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर पिलियन में प्रॉब्लम्स हैं इस बाइक में। तो ज़्यादा लंबे टाइम तक ज़्यादा लंबा ट्रैवल करना हो, 400-500 किलोमीटर या पूरे दिन का, तो पक्की बात है कि पिलियन आपको मैक्सिमम 60 से 70 किलोमीटर, और पिलियन विल आस्क यू टू स्टॉप द बाइक एंड टेक अ ब्रेक। तो ये बात आती है। सो बात करते हैं आगे। जब मैं दिन में आपको दिखा रहा था, जब मैंने उस वीडियो को चेक किया तो मैंने देखा कि जो विजिबिलिटी थी वो सही नहीं थी, एंड बिकॉज ऑफ दैट वो वीडियो ढंग से बना नहीं था जब मैंने आपको माइलेज शो किया था अपना। अभी शायद आपको एक क्लैरिटी आ रही होगी कि रात में थोड़ी जो लाइट रहती है वो चेंज हो जाती है, ब्लू कलर की हो जाती है और विजिबिलिटी अच्छी हो जाती है।
सो नाउ यू कैन सी अभी मैं सिटी गया था, सिटी से वापस आ रहा है एंड बिकॉज ऑफ ह्यूज ट्रैफिक थोड़ा माइलेज ड्रॉप हुआ था एंड दैट इज नाउ 41.3, बट स्टिल दैट इज क्वाइट गुड फॉर अ 250cc बाइक जब वो सिटी में अगर आप राइड करते हो तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इज दिस बाइक स्टैंड्स फॉर वैल्यू फॉर मनी और नॉट? नाउ अगर इसका वन वर्ड आंसर मैं दूं तो ऑब्वियसली यस, और अगर इसका थोड़ा लंबा आंसर मैं दूं आपको तो इट वुड बी लाइक कि दिस इज द मोस्ट अफोर्डेबल बजट बाइक विच कम्स इन 250cc। लार्जर सेगमेंट बाइक है ये, बट अगर आप प्राइस देखोगे तो प्राइस थोड़ा कम लगता है बाकी 250cc बाइक से, एंड उसकी वजह से ही जैसी प्राइस है उसके हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस से भी चीज़ें कट की गई हैं। जैसे दिस डजंट कम्स विथ स्लीपर क्लच इसमें नहीं आता है, एंड इफ यू विल चेक अपाचे RTR 204V में आता है स्लीपर क्लच, बट इसमें नहीं आता है। एंड देन सेकेंड कूलिंग सिस्टम पे अगर आप देखोगे तो आई पर्सनली फील कि ऐसी कोई नीड नहीं है इसमें लिक्विड कूलिंग वगैरह की, ऐसा कुछ नीड नहीं है, बट स्टिल एक कोई एडिशनल फीचर जो है ना वो नहीं है इसमें, ठीक है। इफ दैट कुड हैव बीन एडेड तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस बढ़ जाती। नाउ व्हाट यू कैन ऑब्जर्व फ्रॉम दिस थिंग कि दिस बाइक इज वेरी प्रैक्टिकल बाइक। जो वन वर्ड आंसर इसका है ना वो यही है कि दिस इज द मोस्ट प्रैक्टिकल 250cc बाइक अवेलेबल इन इंडिया राइट नाउ। इससे ज़्यादा प्रैक्टिकल बाइक आपको कोई भी नहीं मिल सकती 250cc में। प्राइस भी इसकी कम है एंड लाइक दिस इज मेंट टू डू ऑल द थिंग्स। सिटी में आपको चलाना है, इनिशियल पंच बहुत अच्छा है तो सिटी में बहुत अच्छे से आप ओवरटेक कर लेते हो, कोई ट्रैफिक में फंस तो बड़े आराम से आप निकाल लेते हो, ठीक है। एंड देन अगर आप हाईवे पे जाते हो तो व्हाट वुड यू ड्राइव ऑन हाईवे भी, लाइक आई लव ड्राइविंग एट अराउंड 80-90 इवन ऑन द हाईवे। ज़्यादा अगर मैं चला लेता हूँ तो 100-110, पर 110 में ज़्यादा देर तक चला नहीं पाता। Like I love to ride at a speed of between 80 to 100 on highway, and this bike is capable of doing that. And even after उस स्पीड पे चल के आपको मिल रही होती 40-42 की माइलेज मिल रही होती है हाईवे पे, तो इसके अलावा और क्या चाहिए। सिटी में भी 40-42 की माइलेज मिल जाती है। हाईवे पर अगर आप 70 to 90 के बीच में चलाते हो तो ऑब्वियसली बात है आपको अराउंड 43-44 की माइलेज मिल जाती है। बट अगर आप उससे ऊपर जाते हो जैसे 80 और 100 के रेंज में चलाने लगते हो तो थोड़ा वो ड्रॉप होकर 41-42 या 40 के आसपास आ जाता है। सो माइलेज भी मिलती है, जितनी इनफ पावर चाहिए आपको वो भी मिलती है। इंजन में अभी तक मेरे बाइक में कोई इश्यूज आए नहीं है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, जो 2 और सवाल है जो कि काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, पर ये जो 3 सवाल हमने जो पहले किए इनसे कम पूछा जाता है। पहला सवाल ये है कि इसकी स्टॉक लाइट का परफॉर्मेंस कैसा है हाईवे पे। मैंने इसके बारे में एक वीडियो भी मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी डाल दूंगा, मैं आप उसको कंप्लीटली चेक कर सकते हैं। अगर यहाँ मैं आंसर दूँ तो स्टॉक लाइट का परफॉर्मेंस हाईवे के लिए उतना अच्छा नहीं है। काम चलाओगे आप काम चला सकते हो, बट ऑब्वियसली आपको ऑक्स लाइट लगाना ज़रूरी हो जाता है। मैं कहूँगा कि लगा लेना चाहिए ताकि विजिबिलिटी ज़्यादा अच्छी हो जाए। और जो एक आखिरी क्वेश्चन है हमारे आज के एपिसोड का, जो लास्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात कर लो, एंड दैट क्वेश्चन इज अबाउट नीचे का जो पैनल है वो क्या किसी बड़े स्पीड ब्रेकर पे टकराता है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कमेंट सेक्शन में, एंड आई वुड रादर से कि बिल्कुल टकराता है, बट यहाँ पे कंडीशन है कि अगर आपके साथ पिलियन है तब ज़्यादा टकराता है। इनफैक्ट पिलियन के होने पे ही टकराता है, मैंने कई बार ये देखा है। अगर पिलियन है और अगर वो हल्का है, लाइट वेट पिलियन है तो नहीं टकराएगा, बट अगर हैवी वेट पिलियन है अराउंड 70-75 kg के प्लस में है कोई आपके पिलियन पे, देन ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी जगहों पे ये टकराने लगता है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जितने भी ज़्यादा क्वेश्चंस आस्क किए गए थे मुझे इसके बारे में, उसको मैंने आंसर करने की कोशिश की है। मे बी 1-2 कुछ और क्वेश्चन होंगे जो मुझे छूट गए होंगे। इसके अलावा भी अगर आपका कोई और क्वेश्चन है यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन, मैं वहीं पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। सो थैंक यू so much for watching this video. You can follow me on Facebook and on Instagram. So let's meet in the other video. Jai Hind.